नृतावसाने नटराजराजो ननाद ढक्का नव पंचवारम उदर तु काम सनकादिशिदान एतर्थ विमर्शे शिव सूत्र जालम। राम राम साथियों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महेंद्र कुमावत आप सभी का हिंदी विद महेंद्र कुमावत चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, व्याकरण हमारी पाणिनि जी ने लिखी है और इसी सूत्र से व्याकरण का प्रारंभ होता है। तो शिव जी को प्रणाम करता हूं क्योंकि पाणिनि जी ने एक सूत्र बनाया था जिसको माहेश्वरी सूत्र कहते हैं और शिव जी ने उसको डमरू को 14 बार बजाया था, तब 14 सूत्र निकले थे, उसको माहेश्वरी सूत्र कहते हैं। और सारे के सारे साथियों, पूरी की पूरी व्याकरण उसी सूत्र के ऊपर निर्भर है और वहीं से हमारी प्रारंभ होती है। तो सभी के सभी तैयार हो जाओ, जुड़ जाओ। और साथियों ध्यान देंगे, कल मैंने वीडियो बनाकर यूट्यूब के ऊपर डाला और काफी लोगों ने मतलब देखा, काफी लोगों ने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया। तो आज पुनः अगली नेक्स्ट क्लास, तो रोज मैं क्लास लेके आऊंगा और आप सभी को क्लास को देखना है और कंटिन्यू लगातार सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं लेकर चलूंगा। तो सभी लोग तुरंत ही देखते ही लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। क्लियर है? इन्हीं के साथ अपन प्रारंभ करते हैं। तो ध्यान देंगे साथियों, आज आज हम चालू करते हैं हमारी वर्णमाला। ध्यान देंगे, वर्णमाला। और वर्णमाला जो है, वर्णमाला के अंदर वर्णमाला, वर्णमाला, ध्यान देंगे साथियों, वर्णमाला। और वर्णमाला कहां से प्रारंभ होती है? हमारे शिव जी के सूत्र से प्रारंभ होती है। शिव जी के सूत्र से प्रारंभ होती है और शिव जी का जो सूत्र है वह है, कहा माहेश्वरी सूत्र कहते हैं। समझ गए बात? शिव जी ने डमरू बजाया, क्योंकि माहेश्वरी किसको कहते हैं? शिव जी को कहते हैं। तो शिव जी ने 14 बार डमरू बजाया तो 14 सूत्र निकले थे। और आपने सबने सुना होगा, आई ऊण री ऋक ए ओंग आई औच हाय वरट लन यम गण नम जबए गढ़ दस जब गढ़ दस कफ चटत चट तव कपय ससर हल। ये हमारे 14 सूत्र है। इस 14 सूत्र को पाणिनि जी ने एक श्लोक में कहा और कहा है, नृतावसाने नटराज राजो। नटराज, नटराज किसको कहते हैं? शिव जी को। नन्नाद डक्का नव पंच बारम। और उस डमरू को नटराज यानी शिव जी ने 9 और 5 कितना 14 बार बजाया। नृता नव ढक है, नव पंच बारम उदर तू काम है सनकादि सिदान है। अर्थात सभी को उद्धार करने के लिए शिव जी ने यह सूत्र बनाया। क्लियर? तो इसी सूत्र के साथ हम व्याकरण का प्रारंभ करते हैं। शिव जी को प्रणाम करते हैं, पाणिनि जी को प्रणाम करते हैं और आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। और सभी लोग साथियों इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। समझ गए बात? तब मेरे को थोड़ी ऊर्जा मिलेगी, जोश मिलेगा। क्लियर? तो चलिए वर्णमाला ध्यान देंगे साथियों। सबसे पहले हमारी ध्वनि, सबसे पहले साथियों ध्वनि, और ध्वनि से वर्ण, और वर्ण से शब्द, और शब्द से वाक्य। ध्यान देगा, सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि के बाद में वर्ण, और वर्ण के बाद में शब्द, और शब्द के बाद में वाक्य। तो ध्यान देना, ध्वनि, सबसे पहले ध्वनि आती है, उसके बाद में वर्ण बनता है, उसके बाद में शब्द बनता है, उसके बाद में वाक्य बनता है। और वाक्य ही हमारी भाषा की पूर्ण एवं परिपक्व इकाई मानी जाती है। क्लियर है? वाक्य ही हमारी भाषा की पूर्ण एवं परिपक्व इकाई मानी जाती है। क्लियर है? तो अब अपन एक एक चीज को समझेंगे। ध्यान देंगे साथियों, ध्वनि, ध्वनि अनेक प्रकार की होती है। ध्वनि अनेक प्रकार की होती है। ध्वनि अनेक प्रकार की होती है। ध्यान देना, ध्वनि अनेक प्रकार की होती है, परंतु
जिस ध्वनि को हमने लिख दिया, ध्यान देना, जिस ध्वनि को हमने लिख दिया अर्थात लिखित, लिखित, तो ध्वनि का जो लिखित रूप है उसी को हम साथियों क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ध्वनि का जो लिखित रूप है उसी को साथियों क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्योंकि ध्वनि अनेक प्रकार की होती है, अनेक प्रकार की ध्वनि हमारे काम में नहीं आती है। हमारे जिस ध्वनि को हम लिख देते हैं और समझ जाते हैं वही ध्वनि हमारे काम में आती है। तो ध्वनि के लिखित रूप को साथियों क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्लियर? वर्ण कहते हैं। और वर्ण मिलकर क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। और शब्द मिलकर क्या बन जाता है साथियों? वाक्य बन जाता है। वाक्य ही भाषा की पूर्ण परिपक्व इकाई मानी जाती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, फिर ध्यान देना, अगर उच्चरित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक रूप में उच्चरित यानी मौखिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। परंतु साथियों, हमारा देश का संविधान लिखित है, इसलिए हम मौखिक को नहीं मानते हैं और हिंदी की बात चल रही है, इसलिए जिस ध्वनि को हम लिख देते हैं वह हमारे लिए क्या कहलाता है? वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हम किसको कहेंगे? वर्ण को ही कहेंगे। अब किसी आधार पर आपसे पूछेगा, वो अच्छी तरह ध्यान देना, आपसे पूछ ले, उच्चरित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। उच्चरित रूप को क्या कहते हैं? ध्वनि। समझ? मौखिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई बोलो क्या है? क्या है? ध्वनि। लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। तो इस आधार पर हमारे इनमें क्वेश्चन बनते हैं। तो बोलो क्लियर है? समझ गए बात? आगे चलते हैं। अब मैं एक एक चीज को लिखता हूं और आपको ध्यान देना है। चलो जी, सबसे पहले ध्वनि। हमने आपको बताया कि सबसे पहले ध्वनि, ध्यान देना, सबसे पहले क्या है? ध्वनि। सबसे पहले ध्वनि। और ध्वनि से क्या बनता है जी? वर्ण। और वर्ण से क्या बनता है जी? शब्द। और शब्दों से क्या बनता है जी? वाक्य। क्या बनता है? वाक्य। क्लियर? अब एक एक चीज को अपन लिखेंगे, तो सब के सब हो जाओ तैयार। और ध्यान दो, सबसे पहला उच्चरित रूप को, उच्चरित रूप को, उच्चरित रूप को, उच्चरित रूप को ध्वनि कहते हैं। उच्चरित रूप को क्या कहते हैं साथियों? ध्वनि कहते हैं। उच्चरित रूप को क्या कहते हैं? ध्वनि। उच्चरित, उच्चारित कभी भी नहीं होता, ध्यान दे लेना, क्योंकि इसका विग्रह होगा उत प्लस चर प्लस इत। उच्चारित कभी नहीं होता, उच्चरित। उच्चरित रूप को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? ध्वनि कहते हैं। अब दूसरा, हाँ, यहां से प्रारंभ हो गई है व्याकरण। डेली आपको क्लास देखनी है, ध्यान देना। उच्चरित रूप में, उच्चरित, उच्चरित रूप में, रूप में, उच्चरित रूप में, उच्चरित रूप में भाषा की, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, उच्चरित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई बोलो क्या है? ध्वनि। उच्चरित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है साथियों? ध्वनि। क्लियर है? आगे चलिए। अब ध्वनि हो गया,
आगे ध्वनि के लिखित रूप को ध्वनि के लिखित रूप को ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं साथियों? वर्ण। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण। तो क्या कहते हैं? वर्ण। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण। अब और क्वेश्चन बन गया, तो लिखित रूप में लिखित रूप में लिखित रूप में लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई सबसे सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी साथियों? लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? वर्ण। बोलो क्या कहलाएगी? वर्ण। क्या कहलाएगी? वर्ण। लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? वर्ण। अब डायरेक्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, चाहे आगे पीछे कुछ भी नहीं लगाएं, तो हमारी क्या होगी? वर्ण। सीधी सी बात है, भाषा सबसे छोटी इकाई सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी साथियों? वर्ण। क्लियर? समझ गए बात? ध्यान दो, अच्छी तरह से आपको देखना है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बैक करके देख लेना आराम से, ये परमानेंट रहेगा। समझ गए बात? अब एक एक चीज को अपन को अच्छी तरह से देखना है। देखो, ध्यान देना, उच्चरित रूप, ये ध्यान देना। ध्यान देना, उच्चरित रूप को उच्चरित होता है, उच्चारित कभी भी नहीं होता है। उत प्लस चर प्लस इत, उत प्लस चर प्लस इत। हाँ, उच्चारण करो फिर उच्चरित मत करो, फिर उच्चारण। तो उच्चरित रूप को साथियों क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। उच्चरित रूप में भाषा से सबसे छोटी इकाई बोलो क्या कहलाएगी? ध्वनि। समझ गए बात? अब ध्वनि के लिखित रूप को साथियों क्या कहा जाता है? वर्ण। बोलो क्या कहा जाता है? वर्ण। और लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई साथियों क्या है? वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी इकाई आगे पीछे कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा? वर्ण। क्लियर है? क्या होगा जी? वर्ण। अब वर्णों की संख्या हमारी कितनी है? 44। बोलो कितनी है? 44। समझ गए बात? कितनी है साथियों? 44। अब एक बात और ध्यान देना, वर्ण और अक्षर एक ही होते हैं। समझ गए बात? संस्कृत में साफ कहा गया है, न अक्षरम अक्षरम विद्यात्। समझ गए बात? जिस वर्ण के आगे कोई टुकड़े नहीं होते उन्हें अक्षर कहते हैं, अक्षर ही वर्ण होते हैं। समझ गए बात? परंतु हिंदी में थोड़ा सा अलग मानते हैं, वर्णों में तो सारे आ जाते हैं, वर्णों में तो सारे आ जाते हैं, और अक्षर में केवल 4 माने जाते हैं। जिस वर्ण के आगे कोई टुकड़े नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं साथियों? अक्षर कहते हैं। उन्हें क्या कह देते हैं? अक्षर कह देते हैं। क्लियर है? तो आगे चलिए, आगे चलिए, ध्यान देंगे आगे। ध्यान दिए आगे, समझो। जिस वर्ण के जिस वर्ण के आगे, ध्यान दो, जिस वर्ण के जिस वर्ण के जिस वर्ण के
आगे कोई खंड या जिस वर्ण के आगे कोई खंड या साफ दिखाई दे रहा ना, खंड या टुकड़े, खंड या टुकड़े, खंड या खंड या टुकड़े नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, उन्हें उन्हें अक्षर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं साथियों? अक्षर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। जिस वर्ण के आगे कोई खंड या टुकड़े नहीं होते हैं उन्हें अक्षर कहते हैं। हिंदी में हिंदी में अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या, हिंदी में अक्षरों की संख्या 4 होती है या 4 होते हैं। हिंदी में अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? ध्यान देना। कौन कौन से साथियों? ध्यान दो। अ, ई, उ और री। हिंदी में ये 4 अक्षर होते हैं। हिंदी में अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 4। अब समझना है थोड़ा सा। देखो, वर्णों की संख्या कितनी है? 44। बोलो कितनी है? 44। और अक्षरों की संख्या कितनी है? 4। हमने कहा जिस वर्ण के आगे कोई टुकड़े या खंड नहीं होते हैं उन्हें अक्षर कहते हैं। अब आप बताइए, हमारा आ है, ये भी हमारा मतलब वर्ण है, और ई है, ऊ है, परंतु हम इसके टुकड़े कर सकते हैं। ए प्लस ए भी कर सकते हैं, आ प्लस आ भी कर सकते हैं। समझिए बात। परंतु इनके टुकड़े करके बताओ। समझिए बात। इनके कोई टुकड़े नहीं होते। ए का आई रहता है, ई का ई रहता है, ऊ का ऊ रहता है, री का री रहता है। इनके आगे कोई टुकड़े नहीं होते हैं, इसलिए इनको साथियों क्या कहते हैं? अक्षर। क्योंकि संस्कृत में साफ कहा गया है, न अक्षरम अक्षरम विद्यात्, न अक्षरम अक्षरम विद्यात्। अर्थात जिस वर्ण के आगे कोई टुकड़े या खंड नहीं होते हैं उन्हें अक्षर कहते हैं। कई विद्वान वर्ण को भी नाम लिख देते हैं। वर्ण और अक्षर एक ही होते हैं, ध्यान देना। वर्ण और अक्षर एक ही होते हैं संस्कृत में, परंतु हिंदी में इनको थोड़ा सा अलग कह दिया जाता है। क्लियर? चलो, तो जिस वर्ण के आगे कोई खंड या टुकड़े नहीं होते हैं उन्हें साथियों क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। और अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। बोलो कितनी होती है? 4 होती है। तो वर्ण सबसे पहले ध्वनि हो गया, ध्वनि के बाद में वर्ण हो गया, और वर्ण के बाद अब क्या हो गया साथियों? अक्षर हो गया। क्लियर है? क्या हुआ? अक्षर। अब वर्ण और वर्ण मिलकर क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं साथियों। शब्द। वर्णों का वर्णों का वर्णों का वर्णों का समूह को वर्ण वर्णों वर्णों के समूह को वर्णों के समूह को क्या कहते हैं साथियों? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द। समझ गए बात? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द। अब ध्यान ये देना है कि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। कई किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, वर्णों का ऐसा सार्थक समूह है, अर्थात वर्णों का वह समूह है जो सार्थक हो, उसे क्या कहते हैं? शब्द। तो वो भी बात सही है बिल्कुल, परंतु वर्णों का
अगर मान लीजिए समूह होगा तो वो शब्द होगा, तो शब्द दो प्रकार के होते हैं, तब उस आधार पर हम हमारे सार्थक ही काम आता है, निरर्थक काम में नहीं आता है। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों का ऐसा सार्थक समूह है, समझिएगा, जो जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, समझे, उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। समझ गए बात। तो दूसरी परिभाषा हम लिख सकते हैं, वर्णों का वर्णों के वर्णों के सार्थक समूहों को शब्द कहते हैं। एक बात ये भी हो गई। सारे के सारे सब परिभाषा, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तीसरी, दो या दो से अधिक वर्णों का समूह है जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। समझ गए बात। वर्णों का अर्थ निकलता है, उन्हें भी क्या कहते हैं, हमें शब्द कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्द हमारे कितने प्रकार के होते हैं साथियों, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के शब्द। ध्यान देना, शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं साथियों, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, बोलो कौन कौन सा। एक है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। एक है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। एक है सार्थक और दूसरा क्या है साथियों, निरर्थक। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक है सार्थक और दूसरा क्या है साथियों, निरर्थक। सार्थक ही हमारे काम में आता है, निरर्थक हमारे काम में नहीं आता है। शब्द तो होते हैं, क्योंकि परिभाषा यह है, दो या दो से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। समझ गए बात। एक परिभाषा और लिख लो, समझ गए बात। इसकी शब्द की परिभाषा एक और लिख सकते हैं अपन, दो या दो या दो से दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के समूह को सार्थक सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। समझना, दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के समूह को हम क्या कह देते हैं, शब्द कह देते हैं। तो सार्थक एक होता है निरर्थक। शब्द तो बन गया, शब्द तो बन गया, परंतु एक होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। समझे बात। एक होता है सार्थक और दूसरा क्या होता है साथियों, निरर्थक होता। क्लियर। तो अब हम इनको समझना है कि सार्थक और निरर्थक। देखो, शब्द चल रहे हैं हमारे, और शब्दों की दृष्टि से हमारे केवल और केवल सार्थक ही काम आते हैं, निरर्थक हमारे काम में नहीं आते हैं। हालांकि निरर्थक शब्द होते हैं, परंतु हमारे केवल और केवल सार्थक ही काम में आता है, निरर्थक काम में नहीं आता। अब जैसे हमने कह दिया, हमने कहा कमल, हमने कहा जी, क्या कहा जी, कमल। देखो ध्यान देना, क्या कहा हमने, कमल। क्या कहा जी हमने, कमल। क्लियर। अब देखो, दो या दो से अधिक वर्ण मिल गए, और वर्ण भी हमारे क्या है, सार्थक। तो वर्णों का सार्थक समूह है, कोई ना कोई अर्थ सार्थक देता है, तो हमारा कमल। अब हमने इसको, ये हमारा बन गया, शब्द बन गया। अब हमने कह दिया लमक, इसको उल्टा लिख दिया। समझ गए बात। उसका उल्टा लिख दिया, तो ये भी हमारा क्या है, शब्द है। परंतु इसका दो या दो से अधिक वर्ण मिलते ही इसका
वर्ण तो सार्थक है ही, और दो या दो से अधिक वर्ण मिलते ही शब्द ये भी बन गया, ये भी बन गया। परंतु हमारे केवल कौन से शब्द काम आते हैं, जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, उस वही हमारे काम में आते हैं। और जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं साथियों, सार्थक शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। दे रहे उन्हें क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। अब कमल और दूसरा हमने कह दिया लमक। तो कमल हमारा सार्थक है, कमल शब्द क्या है हमारा, सार्थक है। और लमक हमारा क्या है जी, निरर्थक है। समझिए बात, कमल हमारा क्या शब्द बना, सार्थक बना। और लमक हमारा क्या बना जी, निरर्थक बना। बोलो जी क्या बना, निरर्थक शब्द बना। कौन सा शब्द बना, निरर्थक। तो एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। अब समझ गए होंगे आप, सार्थक और निरर्थक शब्द तो ये भी है, शब्द ये भी है, समझ गए, शब्द ये भी है, शब्द ये भी है, दोनों शब्द है। परंतु हमारे केवल और केवल सार्थक ही काम आता है, निरर्थक काम में नहीं आता है। शब्दों की दृष्टि से चलना है साथियों, शब्दों को अच्छी तरह से अपन को देखना है कि शब्द बना कैसे। तो दो या दो से अधिक वर्णों का जो समूह है, उसको हम क्या कह देते हैं, शब्द कहते हैं। दूसरा, वर्णों का ऐसा सार्थक समूह है जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, बोलो उसे क्या कह देते हैं, शब्द कह देते हैं। उसे भी क्या कह देते हैं, शब्द कह देते हैं। क्लियर। तीसरी बात, वर्णों का ऐसा दो या दो से अधिक अधिक सार्थक वर्णों के समूह को क्या कह देते हैं, शब्द कह देते हैं। और जिनका कोई ना कोई अर्थ निकल जाता है, उसे शब्द कह देते। क्लियर। तो सार्थक, समझ गए बात, शब्द हमारे सार्थक ही काम आते हैं, निरर्थक काम में नहीं आते हैं। सिर्फ भाषा को प्रभावशील आगे बढ़ाने के लिए काम में आते हैं। अब सार्थक का हम देखते हैं कि सार्थक, देखो ध्यान देना, इसका विग्रह करते हैं, स प्लस अर्थक, स प्लस अर्थक, स प्लस अर्थक। कौन सी संधि साथियों, दीर्घ संधि। तो कौन सी संधि, दीर्घ संधि। अ और अ मिलकर क्या बना, आ। तो अर्थ के साथ, जो अर्थ के साथ रहता है, जो अर्थ के साथ रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, सार्थक कहते हैं। तो अर्थ के साथ रहता है, उसे साथियों क्या कहते हैं, हम सार्थक कहते। जो अर्थ के साथ रहता है, उसे क्या कहते हैं, सार्थक कहते हैं। तो कौन सा है, अ, और आगे क्या है जी, अ और अ मिलकर बोलो क्या बनता है, आ। तो शब्द हमारा क्या बना, सार्थक शब्द इस बन गया, और दीर्घ संधि हो गई। समझ गए बात, शब्द बन गया सार्थक, और हमारा क्या बन गया, दीर्घ संधि हो गई। क्लियर है। अब ध्यान देना है, इधर निरर्थक क्या है, निरर्थक। निरर्थक का विग्रह अगर करेंगे, तो निर प्लस अर्थक, निर प्लस अर्थक। तो क्या करेंगे, निर प्लस अर्थक, निर प्लस अर्थक। अब रे आधा, इसके अंदर ए मिला, तो हमारा शब्द बन गया जी निरर्थक। शब्द बना निरर्थक। बोलो क्या शब्द बना, निरर्थक शब्द बन गया। तो निरर्थक, समझ गए बात, जो अर्थ का नहीं है वो निरर्थक। अब आपसे पूछ लेगा निरर्थक शब्द में कौन सी संधि है, से पूछ लेगा ना। तो निरर्थक शब्द में कोई संधि नहीं है, इस तरह विग्रह कर रहे हो तो। वैसे निरर्थक शब्द में संधि है विसर्ग, समझिए बात, परंतु उसका फिर विग्रह, क्योंकि निरुपसर्ग हो गया। अगर आपको इसमें पूछें डायरेक्ट ऐसा विग्रह करके देख, तो कोई संधि नहीं है, संयोग हो गया, रे में ए मिला। समझिए बात, संयोग हो गया। परंतु साथियों, आजकल तरीके से क्वेश्चन पूछता है, आपसे ऐसे पूछ लेगा निरर्थक शब्द में संधि है, तो वहां पर करनी है विसर्ग संधि। नी है प्लस अर्थक, नी है प्लस अर्थक। समझ गए बात, नी है प्लस अर्थक, विसर्ग संधि। अगर इस तरीके से अगर अपन को पूछता है कि निरर्थक शब्द में कौन सी संधि है, तो अपन को विसर्ग करनी है। और अगर आपसे ऐसे पूछता है
निरर्थक शब्द है, निरर्थक शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग है, तो नि है, उपसर्ग नहीं होता है, निर होता है। तो अपन को उपसर्ग कौन सा करना है, निर उपसर्ग करना है। क्लियर है साथियों? तो सार्थक और निरर्थक समझ गए होंगे। सार्थक वो होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, उसे हम सार्थक कहते हैं। निरर्थक वो होता है जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, निरर्थक कहते हैं। और शब्द तो ये भी होता है, शब्द ये भी होता है। क्लियर है? अब सार्थक जैसे हमने कह दिया कमल, समझ गया, तो ये सार्थक है। और निरर्थक जैसे हमने कह दिया लमक, ये हमारे लिए क्या है, निरर्थक है। जैसे हमने कह दिया चाय, ये हमारा है चाय, तो ये हमारा सार्थक हो गया। और इधर कह दिया हमने वाय, ये हमारा क्या हो गया, निरर्थक। शब्द तो ये भी है, शब्द ये भी है। समझ गए बात? तो समझ गए, जो शब्द के साथ बोला जाता है वो पहले वाला शब्द हमारा सार्थक होता है, उसके साथ जो शब्द बोला जाता है वो निरर्थक होता है। वो केवल भाषा को प्रभावशील बनाता है, आगे बढ़ाता है। क्लियर है? जैसे हमने कह दिया चाय वाय, तो चाय सार्थक, वाय निरर्थक। खाना वाना, खाना सार्थक, वाना निरर्थक। शब्द तो वो भी है। समझिए बात? मोबाइल वोबाइल, तो मोबाइल सार्थक और मोबाइल हमारा निरर्थक है। समझ गए बात? कलम वलम, कलम सार्थक, वलम बोलते हैं वो निरर्थक। तो समझ गए बात? तो ये सार्थक और निरर्थक शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है। बोलो क्लियर है? तो सार्थक और निरर्थक साथियों यहीं तक। अब हमारा बचा शब्द, तो उसके बाद में अपन देखते हैं शब्द। तो शब्द हमारा सार्थक और निरर्थक बन गया, और शब्द मिलकर क्या बन जाता है साथियों, वाक्य बन जाता है। शब्द और शब्द मिलकर क्या बन जाता है, वाक्य बन जाता है। तो ध्यान देना, सार्थक और निरर्थक शब्दों की दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं। वैसे इस दुनिया में कोई चीज निरर्थक नहीं बनी है। हाँ हाँ, तो ध्यान देंगे, सार्थक कबीर जी ने कहा है कि हमारे निरर्थक कोई चीज होती नहीं है, परंतु हमारे शब्दों की दृष्टि से अगर हम देखा जाए तो हमारे सार्थक और निरर्थक होते हैं, परंतु वैसे इस दुनिया में कोई निरर्थक चीज नहीं होती है। तो क्लियर है साथियों? ये अब शब्दों के बाद में हमारा चलेगा वाक्य, तो वो लेकर आएंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारे जो ये सबसे पहले है ध्वनि, फिर है वर्ण, अक्षर और शब्द। तो शब्द तक यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा जो बचा हुआ है शब्द, जो भाषा की सबसे बड़ी इकाई है, उनको लेके आएंगे। तो साथियों सभी को मैं नमस्कार करता हूँ, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, हिंदी विद महेंद्र कुमावत सब्सक्राइब करो। और आपको घर बैठे समझिएगा क्रमबद्ध रूप से आपको व्याकरण की सारी सामग्री उपलब्ध होगी। नमस्कार साथियों, राम राम साथियों।